हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। सो गाइज, इससे जो पहले की क्लासेस थी यानी कि इससे जो आगे की क्लासेस थी वो क्लासेस थी हेनरी के नियम पर आधारित, जिसमें क्या बताया था, उसमें बताया था कि जो हेनरी का नियम होता है वो क्या होता है, उसकी सीमाएं क्या होती हैं, इसके बारे में सारा डिस्कस इससे पहले की क्लासेस में हो चुका है। सो गाइज, अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आज की जो क्लासेस होगी वो होगी राउल्ट के नियम पर आधारित। किस पर होगी? राउल्ट के नियम पर आधारित। आज जानेंगे कि आखिर में राउल्ट का नियम होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज देखते हैं, क्या देखते हैं? राउल्ट का नियम देखते हैं। तो जो राउल्ट का नियम होता है, तो जो राउल्ट का नियम है, तो इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में, किसमें? किसी विलायक में कोई हम विलायक लेंगे। क्या लेंगे? विलायक। किसी विलायक में जब हम क्या घोलते हैं? कोई आवाजशील पदार्थ घोलते हैं। किसमें घोलते हैं? विलायक में। किसी विलायक में जब हम कोई आवाजशील पदार्थ क्या करते हैं? घोलते हैं। किसमें घोलते हैं? विलायक में घोलते हैं। किसमें घोलते हैं? विलायक में। किसी विलायक में जब हम कोई आवाजशील पदार्थ घोलते हैं, तो जब घोलेंगे किसमें? विलायक में कोई पदार्थ घोलेंगे। कौन सा पदार्थ? आवाजशील पदार्थ। जब घोलेंगे तो क्या बनेगा? तो बनेगा जाके विलयन बनेगा। क्या बनेगा? विलयन। जब किसी विलायक में हम कोई आवाजशील पदार्थ घोलते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या? जब किसी विलायक में कोई हम आवाजशील पदार्थ घोलते हैं तो जो प्राप्त विलयन होगा, उस विलयन का जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो विलेय पदार्थ मोल प्रवाह के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कौन? वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर होगा? वो विलेय पदार्थ मोल प्रवाह के बराबर होता है। तो क्या डेफिनेशन बताइए? जब किसी विलायक में कोई आवाजशील पदार्थ घोलते हैं तो जो प्राप्त विलयन होता है उसका वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वह विलेय पदार्थ मोल प्रवाह के बराबर होता है। ये किसकी डेफिनेशन है? ये क्या है? ये राउल्ट का नियम है। क्या है? राउल्ट का नियम। जैसे हम लेते हैं एक पात्र। क्या लेते हैं? एक पात्र लिया। क्या लिया भाई? एक पात्र ले लिया। इस पात्र में यानी कि इस बर्तन में हमने भर दिया विलायक। क्या भर दिया? विलायक। क्या है ये? ये विलायक है। ये क्या है? ये विलायक है। पात्र में क्या भर दिया? एक विलायक भर दिया। अब विलायक भर दिया है और बाहर से हमने इसी विलायक में क्या मिला दिया? कोई आवाजशील पदार्थ मिला दिया। क्या मिला दिया? आवाजशील पदार्थ। क्या मिलाया? आवाजशील पदार्थ मिलाया। जब हमने इस विलायक में क्या मिला दिया? आवाजशील पदार्थ मिला दिया। तो ये क्या हो गया?
तो ये बन गया एक विलेन बन गया। क्या बन गया? तो बन गया ये विलेन। क्या बन गया? विलेन बन गया। क्या बना? विलेन बना। जब ये विलेन बन गया है तो जो विलेन है उसका जो वाष्पदाब होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पीएस से, यानी कि सॉल्यूशन। क्या करेंगे? जो विलेन है उसका जो वाष्पदाब है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, किससे करेंगे? पीएस से करेंगे। और जो विलायक है, क्या है? जो विलायक है उसका जो वाष्पदाब होगा उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट से, यानी कि पी जीरो से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? पी जीरो से। तो क्या बताया है? एक पात्र लिया, इस पात्र में विलायक भरा। क्या भरा? विलायक। और बाहर से कोई आवाजशील पदार्थ इस विलायक में घोल दिया, मिला दिया। जब हमने इसमें मिलाया तो क्या बन जाएगा? एक विलेन बन जाएगा। तो जो विलेन होगा उसका जो वाष्पदाब होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एस से करेंगे। और जो विलायक होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो विलायक होगा उसका जो वाष्पदाब होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे पी नॉट से। किससे करेंगे? पी नॉट से। अब यहां पर क्या है? वाष्पदाब किसका है? विलेन का है। और वाष्पदाब किसका है? विलायक का है। किसका है? विलायक का। जब हम विलेन के वाष्पदाब में क्या करते हैं? कमी करते हैं, यानी कि विलायक का वाष्पदाब पीओ, क्या है? विलायक का जो वाष्पदाब है पी नॉट, और जो विलेन का वाष्पदाब है वो है पीएस है। क्या है? पीएस। जब विलेन के वाष्पदाब में क्या हो? कमी हो तो उसे हम लोग कहते हैं विलेन के वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पी नॉट माइनस पी एस को कहते हैं विलेन के वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। क्या है विलेन के वाष्पदाब के अवनमन की डेफिनेशन? जब किसी विलेन के वाष्पदाब में कमी होती है, विलेन के वाष्पदाब में क्या हो? कमी हो, तो उसे हम कहते हैं विलेन के वाष्पदाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनमन। अब जब विलेन के वाष्पदाब का अवनमन है और हम ले ले विलायक का वाष्पदाब, किसका ले ले? विलायक का वाष्पदाब, और इनका अनुपात कर दें। क्या बताया है? ले ले विलेन के वाष्पदाब का अवनमन ले लें। क्या ले ले? अवनमन। और क्या ले ले? विलायक के वाष्पदाब का क्या ले ले? विलायक का वाष्पदाब ले ले। और विलेन के वाष्पदाब का अवनमन ले लें। क्या ले ले? विलेन के वाष्पदाब का अवनमन। और इन दोनों का जो अनुपात है क्या कर दें? अनुपात कर दें। तो क्या बन जाएगा? तो अपना बन जाएगा ये वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। तो क्या बताया है? जो वाष्पदाब में विलेन के वाष्पदाब में जो कमी होगी वो तो होगा विलेन के वाष्पदाब का अवनमन होगा। और जब हम विलेन के वाष्पदाब का अवनमन लेंगे और विलायक के वाष्पदाब लेंगे, किसका? विलायक का वाष्पदाब, और इनका जब हम अनुपात करेंगे तो बन जाएगा वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन। तो क्या हुआ? ये वाष्पदाब के जो आपेक्षिक अवनमन है उसकी डेफिनेशन क्या हुई है? जो विलेन के वाष्पदाब का अवनमन है, विलेन के वाष्पदाब का अवनमन तथा विलायक के वाष्पदाब का जो अनुपात होता है उसे हम लोग कहते हैं वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब ये जो है ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है विलेय पदार्थ मोल परिभाज के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विलेय पदार्थ मोल परिभाज के बराबर होता है। तो ये ले लिया। पहले क्या? वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन पीओ पी जीरो माइनस पी एस अपॉन में पी जीरो, ये किसके बराबर है? विलेय पदार्थ मोल परिभाज के बराबर है। यानी कि जो विलेय के बराबर लेते हैं, जो विलेय का मोल परिभाज होता है उसमें ऊपर होता है स्मॉल एन, यानी कि स्मॉल मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, और नीचे होता है विलेन के मोलों की संख्या होती है। क्या होती है? विलेय का जो मोल परिभाज होता है क्या होता है? ऊपर होता है विलेय के मोलों की संख्या और नीचे होता है विलेन के मोलों की संख्या।
तो विलेन में विलेय प्लस विलायक दोनों आ जाएगा। और विलायक के लिए क्या होता है, तो विलायक लिया तो विलायक के मोलों की संख्या और अपॉन में विलेन के मोलों की संख्या। तो यहां पर क्या लिया गया, यहां पर भाई लिया गया विलेय पदार्थ के मोल प्रवाह। किसका, विलेय का मोल प्रवाह। तो भाई विलेय का मोल प्रवाह क्या, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो यहां क्या हो जाएगा, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये हो गया किसका, डेफिनेशन के हिसाब से ये हो गया राउल्ट का नियम। क्या हुआ, विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन और विलेय पदार्थ मोल प्रवाह के ये आपस में दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम मान लेंगे यदि विलयन कैसा हो, तन हो, विलयन कैसा हो, तन हो, कैसा हो, विलयन कैसा हो, तन हो। तो जब विलयन अगर तन होगा तो हम यहां मान लेते स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर कैपिटल एन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कैपिटल एन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पीओ पी जीरो माइनस पी एस बटे पी जीरो बराबर स्मॉल एन और बटे कैपिटल एन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, कैपिटल एन। तो अब आपको मालूम होना चाहिए जो एन और जो स्मॉल एन और जो कैपिटल एन है वो होते हैं मोलों की संख्या। क्या होते हैं, मोलों की संख्या होते हैं। यदि स्मॉल है, क्या है, यदि स्मॉल है तो वो हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। यदि कैपिटल एन है तो वो हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या। तो भाई यहाँ पर मोलों की संख्या के लिए फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है भाई, मोलों की संख्या बराबर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है भार, यानी कि विलेय है तो विलेय का भार, किसका भार, विलेय का भार और बटे विलेय का अणुभार। अगर विलायक के मोलों की संख्या है तो विलायक का भार और बटे विलायक का अणुभार, यानी कि मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। विलेय होगा तो विलेय लग जाएगा, विलायक होगा तो विलायक लग जाएगा। तो यहां पर क्या है, ऊपर वाला विलेय है और नीचे वाला विलायक है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पीओ माइनस पी एस बटे पी ओ, यानी कि पी जीरो कह लो या पी ओ कह लो, इक्वल क्या हो जाएगा, एन बराबर रखेंगे स्मॉल डब्लू, क्या रखेंगे, स्मॉल डब्लू और बटे स्मॉल एम और बटे यहां पर क्या हो जाएगा, कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्लू और बटे कैपिटल एम। तो यहां क्या हो गया, पीओ माइनस पी एस बटे पी ओ बराबर इसका ऊपर हो जाएगा तो स्मॉल डब्लू और गुणे कैपिटल एम और इसका नीचे हो जाएगा स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। तो ये हो गया फार्मूला। क्या हो गया, फार्मूला। अब यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए ये होते क्या है भाई। पीओ क्या होता है, मैंने बताया है विलायक का वाष्पदाब होता है। पीएस क्या होता है, विलयन का वाष्पदाब होता है। और जो डब्लू और एम है वो मालूम है, डब्लू होता है भार और एम होता है अणुभार। जहाँ स्मॉल है वो हो जाएगा विलेय का भार और जहाँ कैपिटल है वहाँ हो जाएगा विलायक का भार। तो यहाँ पर क्या बताया, जो स्मॉल डब्लू है वो विलेय का भार हो जाएगा, जो कैपिटल डब्लू है वो हो जाएगा विलायक का भार और जो स्मॉल एम है वो हो जाएगा विलेय का अणुभार और जो कैपिटल एम है वो हो जाएगा विलायक का अणुभार। तो यहां पर हुआ ये क्लियर क्या, राउल्ट का नियम आखिर में होता क्या है। अब आगे पूछा जाता है एग्जाम में, क्या पूछा जाता है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। तो ये और जान लेते हैं क्या राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो अब क्या देखते हैं, राउल्ट के नियम की सीमाएं देखते हैं। तो क्या है सीमाएं किसकी, राउल्ट के नियम की।
तो भाई जो राउल्ट के नियम की सीमा है वो क्या है? नंबर फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये पात्र, और पात्र में क्या है? विलायक है, यानी कि कोई लिक्विड है, और जब इसमें हम कुछ घोलेंगे तो वो घोलेगा कब? जब विलयन कैसा हो? बहुत आसानी से कब घोलता है? जब विलयन हो, तनु विलयन हो, यानी कि पतला विलयन हो। कैसा विलयन हो? पतला। तो इसकी एक स्टेज है, क्या है? इसकी एक सीमा है। क्या सीमा है? कि जो विलयन होना चाहिए वो पतला होना चाहिए। कैसा विलयन हो? पतला हो, तभी यह नियम क्या करेगा? कार्य करेगा। कौन सा? राउल्ट का नियम। तो इसकी सीमा क्या है? यह सिर्फ तन विलयनों पर क्या होता है? लागू होता है। इसकी सीमा क्या है? यह सिर्फ तन विलयनों पर लागू होता है। नंबर फर्स्ट क्या है? यह सिर्फ तन विलयनों पर लागू होता है, ना कि शांत विलयनों पर। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है? ये इसमें क्या मिलाया गया है? आवासशील पदार्थ। कौन सा पदार्थ मिलाया गया है? आवासशील पदार्थ मिलाया गया है। तो यह है सिर्फ कौन सा नियम? राउल्ट का नियम। जो राउल्ट का नियम है वो सिर्फ किस पर लागू होता है? आवासशील पदार्थों पर लागू होता है, ना कि बाष्पशील पदार्थों पर। तो किस पर लागू होता है? यह नियम सिर्फ अवाष्पशील पदार्थों पर लागू किस पर लागू होता है? अवाष्पशील पदार्थों पर, ना कि बाष्पशील पदार्थों पर। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? और यह नियम किस पर है? अवाष्पशील पदार्थ मतलब क्या होता है? वैद्युत अनपघट पदार्थ। कौन से पदार्थ? वैद्युत अनपघट पदार्थ पर क्या होता है? लागू होता है। लेकिन वैद्युत अपघट पदार्थों पर लागू नहीं होता। किस पर लागू होता है? वैद्युत अनपघट पदार्थों पर। तो यह नियम किस पर लागू नहीं होता? यह नियम वैद्युत अपघट पदार्थों पर लागू नहीं होता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? यह जो नियम है, कौन सा? राउल्ट का नियम, वैद्युत अपघट पदार्थों पर लागू नहीं होता। किस पर होता है? वैद्युत अनपघट पदार्थों पर, जिनमें धारा का प्रवाह क्या हो? नहीं होता, उन पर लागू होता है। जिन पर धारा का प्रवाह होता है उन पर लागू नहीं होता। कौन सा? राउल्ट का नियम। चौथा क्या है? यह नियम तभी कार्य करेगा जब इसका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। कैसा टेम्परेचर रहे? स्थिर। जो ताप है इसमें टेम्परेचर स्थिर रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। किसमें? राउल्ट का नियम कब कार्य करेगा? जब टेम्परेचर कैसा हो? स्थिर हो। कैसा हो? स्थिर हो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इसके लिए विलयन पतला होना चाहिए, तभी यह नियम कार्य करेगा। शांत विलयनों पर यह नियम कार्य नहीं करेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? यह नियम सिर्फ अवाष्पशील पदार्थों पर ही लागू होता है, ना कि बाष्पशील पदार्थों। थर्ड क्या है? यह नियम सिर्फ वैद्युत अपघट विलयनों पर लागू नहीं होता। यह नियम किस पर लागू नहीं होता? वैद्युत अपघट विलयनों पर लागू नहीं होता। किस पर होता है? वैद्युत अनपघट पदार्थों पर लागू होता है। और फोर्थ क्या है? इसमें जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। कैसा होता है? स्थिर होता है। कैसा होता है? स्थिर। तो ये हुई क्लासेस किस पर आधारित? राउल्ट के नियम पर आधारित। सो गाइज, अब आगे जो क्लासेस होगी वो आपको आगे मिलेगी। सो जिसने अभी भी
इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोज पसंद आ रही हो तो वीडियोज को लाइक करें, और अगर ज़्यादा पसंद आ रही हो तो अपने ग्रुप में आगे शेयर करें। सो गाइज, अब मिलते हैं आगे अगली क्लासेस के साथ।